मेरा नाम इशिका है। मेरी दुख भरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी जैसी किस्मत किसी लड़की की ना हो। मुझे कुछ ही महीने हुए थे इस अपार्टमेंट में आए हुए, और यह अपार्टमेंट बहुत ही शानदार अपार्टमेंट था जो कि 15 मंजिला था। अपार्टमेंट बस देखने में ही अपार्टमेंट था, लेकिन उसके फ्लैट के अंदर किसी बंगले से कम ना थे। मैं यहाँ एक 9th क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, क्योंकि यह डिफेंस का एक बहुत ही अच्छा इलाका था और इमारत भी बहुत शानदार थी। वहाँ रहने वाले लगभग सारे लोग ही अमीर घरानों से संबंध रखते थे। उस बच्चे की मंथली फीस मैंने उसकी माँ से 25,000 मांगी थी, और मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फीस बता दी है। लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब उसकी माँ ने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया और फ़ौरन हामी भर दी। मैं तो हैरत से उस औरत को देखने लगी। मैंने इंग्लिश में एमए किया था और वह बच्चा 9th क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। मैं अपार्टमेंट में काफ़ी दूर के इलाके में रहती थी। मुझे यहाँ तक आने के लिए 2 बसें बदलनी पड़ती थी। मेरी कोशिश तो यही होती थी कि इसी अपार्टमेंट में मुझे 2-3 ट्यूशन और भी मिल जाए, ताकि मेरे घर के हालात अच्छे हो सके। यह ट्यूशन भी मेरी एक दोस्त ने मुझे लगवा कर दी थी। इसी बच्चे की स्कूल टीचर थी जहाँ वो बच्चा पढ़ता था। मैं तो अपनी दोस्त का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। हालांकि मेरी पढ़ाई भी कुछ कम नहीं थी। मेरी पढ़ाई का जो रिकॉर्ड था वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरे पास कोई सिफारिश न थी, इसलिए मुझे किसी भी अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिली थी। मैं सुबह के समय इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग करती थी, जहां मुझे मुश्किल से 2000 तनख्वाह मिलती थी। मेरी पापा की डेथ हो चुकी थी और मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी थी। कुछ दुकानों से किराया आ जाता था, और मेरी माँ भी बहुत ही सलीके वाली औरत थी, इसलिए वह घर को बहुत अच्छे से चला रही थी। बस ऐसे ही मेहनत करके हम अपना घर चला रहे थे। मैं देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मामूली से कपड़ों में भी अपने हुस्न की वजह से मैं सबसे अलग नजर आती थी। मैं शाम के समय उस लड़के को पढ़ाने जाती थी। वैसे तो 2-3 महीने से तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे पेश आने लगे थे। मैं जब भी लिफ्ट में जाती थी तो वहाँ पहले से 3-4 लड़के मौजूद होते थे। शायद वह इसी अपार्टमेंट के रहने वाले थे, लेकिन इतने छिछोरे टाइप के लड़के थे कि मैं बता नहीं सकती। कानों में सोने की बालियां पहन रखी थी, बाल कंधों तक लंबी थे। उनमें से 2 ने तो अपने बालों की चोटी भी बांध रखी थी, और एक ने अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। चारों फैशन के नाम पर फटी हुई जीन्स पहने, बेढंगी सी शर्ट पहने शायद खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते थे। लेकिन मुझे तो उनके अंदर जाहिल और गवारपन के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता था। जब भी मैं लिफ्ट में जाती और लिफ्ट बंद होती, वह लड़के बारी बारी बेहुदा गाना गाने लगते, जिसे सुनकर मेरी नज़रें ज़मीन पर गड़ जाती। मेरे कानों की लोबी तक शुरू हो जाती। मेरी कोशिश होती कि जल्द से जल्द मैं अपनी जगह पर पहुंच जाऊं और यह लिफ्ट खुल जाए। मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब भी मैं लिफ्ट में सवार होने लगती, वह चारों लड़के पहले से ही उस लिफ्ट के अंदर मौजूद होते। अगर 1-2 बार ऐसा होता तो मैं इसे एक इत्तेफाक ही समझती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह रोज़ाना होने लगा था। जिस मंजिल पर मैं उस बच्चे को पढ़ाने जाती थी वह 8वीं मंजिल थी, इसलिए पैदल सीढ़ियाँ चढ़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो उनमें से एक लड़का मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया और एक गाना गुनगुनाने लगा। मैंने उसे घूर कर देखा तो वह मुस्कुराने लगा, फिर गाने लगा, ऐसे न तुम मुझे देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको तुमसे मैं चुरा लूँगा, दिल में बसा लूँगा। गाना गाते हुए वह पूरी अदाकारी कर रहा था, और पीछे खड़े 3 लड़के यह सब देखकर हंस रहे थे। मैंने न जाने कैसे अपना गुस्सा बर्दाश्त किया, क्योंकि इस समय मैं लिफ्ट में अकेली लड़की थी। उस लड़के की सवर ताल खत्म हुई तो मेरे पीछे खड़े दूसरे लड़के ने एक और बेहुदा गाना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे के करीब आ गई। वो लड़का 21-22 साल का था, लेकिन बहुत ही बेशर्म और बदतमीज था। मैं अपने फ्लोर के बटन को दोबारा से 2-3 बार प्रेस कर चुकी थी, हालांकि वह पहले से ही प्रेस था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि लिफ्ट किसी भी फ्लोर पर खुल जाए और मैं वहां से निकल जाऊं। मेरी इस हरकत को देखकर वह लड़के ठहाका लगाकर हंसने लगे। उनमें से एक कहने लगा, जल्दी कर दो यार, बच्ची को डर लग रहा होगा। दूसरा बोला, खूबसूरत लड़की अगर लिफ्ट में साथ हो
तो एक ख्वाहिश दिल में जाग उठती है कि काश लिफ्ट बंद ही रहे और कभी ना खुले। तीसरा कहने लगा, हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो और चाबी खो जाए। यह गाना गाकर उस लड़के ने मेरे दुपट्टे का पल्लू थाम लिया था। मेरा बर्दाश्त शायद यहीं तक था। मैंने पलट कर देखा और उस लड़के के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा जो कि यह गाना गा रहा था। थप्पड़ की आवाज़ उस पूरी लिफ्ट में गूंज गई थी। चारों के चारों लड़के गुमसुम हक्का बक्का मुझे देखने लगे। मैंने कहा, ज़्यादा शौक है गाना सुनने का तो घर जाकर अपनी बहन को सुनाओ, दिल बहल जाएगा। मैंने कहा, खबरदार जो आगे से मेरे सामने ऐसी बेहुदा हरकतें करने की कोशिश की तुम लोगों ने तो मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। मेरा यह कहना था कि मेरा फ्लोर आ चुका था। मैं लिफ्ट से बाहर निकल गई। आज तो उस बच्चे को पढ़ाना भी मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि मेरा दिमाग उन चारों लड़कों की तरफ जा रहा था। जैसे तैसे मैंने 2 घंटे पढ़ाया और जब वापस आने लगी तो लिफ्ट के अंदर वो लड़का पहले से मौजूद था जिसको मैंने थप्पड़ मारा था। बाकी के तीनों नहीं थे। वह गुस्से से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी तक मेरी उंगलियों के निशान मौजूद। मेरा दिल न जाने क्यों अनजाने से डर में घिरने लगा था। मैंने एक कदम लिफ्ट के अंदर रखा लेकिन फिर फौरन से बाहर निकाल लिया और लिफ्ट बंद होने का इंतज़ार करने लगी ताकि वह लड़का पहले उतर जाए। इससे पहले कि लिफ्ट बंद होती उस लड़के ने लिफ्ट का बटन दोबारा से दबा दिया और लिफ्ट दोबारा से खुली। फिर मुझसे कहने लगा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस शब्दों में उसने मुझे यह कहा मेरा दिल तो पूरी तरह से धड़कने लगा था। मैंने सोचा कि सीढ़ियों से चले जाना ही ठीक है। मैं इस लड़के से बात करना ही नहीं चाहती थी। मैं फौरन से पलटकर सीढ़ियों की तरफ चली गई लेकिन वो लड़का मेरे ही पीछे आने लगा। मेरा दिल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था इसलिए मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगी। वो मुझे पीछे से पुकार रहा था, कह रहा था, एक बार मेरी बात सुन लो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन मैंने उसकी कोई बात न सुनी। वह भी मेरे पीछे पीछे सीढ़ियों पर आ रहा था। जब मैं सारी सीढ़ियाँ उतरकर उस अपार्टमेंट की लॉबी में आई वहाँ पर उसी अपार्टमेंट के प्रबंधक का एक नौजवान खड़ा था और उसके साथ एक गार्ड भी खड़ा था। वह प्रबंधक लड़का उस गार्ड से बात कर रहा था। जब मैं तेज़ी से उनके पास आई और मैंने उस गार्ड को कहा कि यह लड़का मेरे पीछे आ रहा है, यह मुझे परेशान कर रहा है। यह सुनते ही वह गार्ड उस लड़के को घूरने लगा और कहने लगा, क्या है तुम्हें, शर्म नहीं आती? मेरे पीछे आने वाला लड़का गार्ड के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों जेब में हाथ डाले कहने लगा, अपने काम से काम रखो समझे, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। दूसरा नौजवान जो इस अपार्टमेंट के प्रबंधक को देखता था उस बदतमीज लड़के से वो कहने लगे कि देखें, यहाँ पर नियम कानून बनाए रखे ज़्यादा बेहतर होगा। आप किसी के भी बेटे हो लेकिन अगर आप कोई भी गलत हरकत करेंगे तो आपके बाप तक यह शिकायत जाएगी, इसलिए दोबारा इस लड़की को परेशान करने की कोशिश मत करना। उस लड़के की बात सुनकर मेरे पीछे आने वाला लड़का मुझे घूरते हुए वापस चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया था। वह लड़का मुझसे पूछने लगा, आपको क्या शिकायत है, आप मुझे बताएं ताकि हम आपकी शिकायत को दूर कर सकें। मैंने कहा, 3-4 लड़के हैं जो लिफ्ट में आते जाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। वह कहने लगा, ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई तो लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई भी मौजूद ना था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही मैं उस बच्ची के घर में दाखिल हुई तो वह लड़का सामने ही हॉल में सोफे पर बैठा था और वह उस बच्चे से बातें कर रहा था। उसकी माँ भी वहीं बैठी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो वह लड़का मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर देखने लगा, जैसे मुझ पर यह जता रहा हो कि वह कहीं भी आ जा सकता है। मैंने अपनी नज़रें झुकाए और हॉल में ही बैठ गई क्योंकि मैं उस बच्चे को उसी हॉल में पढ़ाया करती थी। उसकी माँ उस लड़के से कहने लगी, ऐसा करो तुम अभी जाओ क्योंकि जाकिर को अभी पढ़ाई करनी है, लेकिन देखो शाम को ज़रूर आना, तुम्हारी पसंद की वेज बिरयानी बनाई है। वह कहने लगा, आंटी क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, बल्कि अब तो आता जाता रहूँगा। यह कहकर वह बाहर चला गया। लेकिन मैं परेशान हो गई थी। एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं यह नौकरी छोड़ दूँ। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के को देखकर अजीब अजीब से ख्याल आने लगते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफ़रत थी
देखने में तो ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं होता था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे उन लड़कों से डर लगने लगा था। मेरी मजबूरी बस पैसा था जो मुझे इस ट्यूशन से अच्छा खासा मिल रहा था, और अब तो ज़कीर भी बहुत अच्छा पढ़ने लगा था। उसकी माँ मुझसे बहुत खुश थी, कहने लगी मैंने बहुत से ट्यूशन बदल कर देख ली थी, लेकिन मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर ही था। लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हो। अब तो उसके स्कूल के टीचर भी तारीफ करने लगे हैं। दिमाग लगाकर उस औरत की बातें सुन रही थी। मेरे दिमाग में तो उसी लड़के की आंखें घूम रही थी जिसने मेरे लिए ना जाने कौन कौन से जज्बात हैं। वापसी पर जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो अकेली थी, लेकिन अभी एक फ्लोर ही लिफ्ट चली थी कि नीचे वाले फ्लोर पर जाकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वही 4 लड़के लिफ्ट के अंदर सवार हो गए। इससे पहले कि मैं लिफ्ट से बाहर निकलती, इस लड़के ने जिसको मैंने थप्पड़ मारा था उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया। मैं उसे बाजू छुड़ाने लगी और इतनी देर में ही लिफ्ट बंद हो गई। मैंने उस लड़के को कहा, ये क्या बदतमीज़ी है, मेरा हाथ छोड़ो। वह कहने लगा, बदतमीजी का जवाब तो मैं दूंगा। आज तुम्हें बहुत शौक है ना तुम्हें थप्पड़ मारने का और फिर मेरी शिकायत करने का। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। अभी वह बात ही कर रहा था कि तभी लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और वह एक सायरन बजने लगा। शायद पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद हो चुकी थी और लिफ्ट बगैर लाइट के चल नहीं सकती थी। यह देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मुझे लगा कुछ ही देर में यहाँ के जनरेटर चल पड़ेंगे और लिफ्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन चारों में से एक ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च लाइट खोली। मैंने अपना बाजू उस लड़के के हाथ से छुड़ाया और लिफ्ट के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी कि खोलो, भगवान के लिए कोई लिफ्ट खोल दो, मुझे बाहर आना है। लेकिन अभी मैं दरवाज़ा खटखटाना शुरू ही किया था कि 2 लड़कों ने मुझे बाजू से पकड़ा और लिफ्ट के पीछे वाली दीवार के साथ लगा दिया। एक लड़के ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे हाथ पीछे की तरफ बांध दिया। दूसरे ने पेपर टेप निकाला और मेरे मुंह पर चिपका दिया। वो लड़का जिसे मैंने थप्पड़ मारा था उसका नाम रमन था। कहने लगा, ये लिफ्ट सुबह से पहले नहीं खुलेगी और सुबह तुम्हारी लाशें इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी। मैं ना तो अपने हाथ खोल पा रही थी और ना ही अपने मुंह से टेप को उतार सकती थी। जो मेरे साथ लिफ्ट में हुआ वह कुछ नामुमकिन और अनहोनी बात ना थी। औरतों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसा नीच दिल दहला देने वाला व्यवहार करते हैं, वही मेरे साथ हुआ। आज मुझे उन 4 हैवानों ने नोच खाया था। मुझे बारी बारी से उन लोगों ने अपना बदला लिया था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरा शरीर बेजान हो चुका था। मैं अकेले, वह 4 थे। मैं चाह कर भी खुद को बचा ना पाती। मैं पूरी की पूरी बेजान हो चुकी थी। रहम का भीख तो हमने बहुत मांगा, लेकिन मुझे कोई भीख ना मिली। उनमें से एक ने भी मुझ पर रहम ना खाया। वह लिफ्ट पूरी रात बंद रही थी। ना जाने रात के समय लिफ्ट का दरवाज़ा कब खुला था और वह चारों लड़के बाहर जा चुके थे, लेकिन मैं इस काबिल भी न थी कि उठकर बैठ भी सकती। मैं मुर्दा हालात में उस लिफ्ट में लेटी थी और उन लड़कों को जाता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मुझे मालूम होता कि अपने साथ की जाने वाली बदतमीजी पर मारे गए थप्पड़ का मुझसे यह बदला लिया जाएगा तो मैं शायद उस वक्त उसकी उस बदतमीजी को बर्दाश्त कर लेती। मेरी ज़िंदगी वो लोग बर्बाद कर चुके थे। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड में लेटी हुई थी। मेरे पास 2 पुलिस वाले खड़े थे और एक इंस्पेक्टर भी, और मेरी माँ बस रोई जा रही थी। वह इंस्पेक्टर कहने लगा, मैडम जी, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो तुम FIR लिखवा सकते हो। बहुत ही कठोर शब्दों में उस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा। मैं बिल्कुल गुमसुम सी थी। एक बार उस लड़के को सबक सिखाने का नतीजा मैं देख चुकी थी। जब उस इंसान ने मुझे बिल्कुल खामोश देखा तो कहने लगा, देखो, अगर तुम चुप रहोगी तो फिर हम इस केस को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। फिर शिकायत मत करना। फाइल एक बार बंद हो गई तो दोबारा नहीं खुलेगी। अचानक मुझे न जाने क्या सूझा कि मैंने सब बता दिया। मैंने दिल में उन चारों के लिए भी बेतहाशा नफरत थी। मैंने कहा कि मैं उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहती हूँ। मैंने अपना बयान लिखवा दिया। वह पुलिस ऑफिसर मेरी बात सुनकर कहने लगा, देखो मैडम, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कौन हैं। अरे वो कोई आम लोग नहीं हैं। कोई बहुत बड़े नेता का बेटा है, कोई वकील का बेटा है, कोई बिजनेसमैन का बेटा है। वहाँ पर आम तबके के लोगों का कोई काम नहीं है। इसलिए मेरी मानो तो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। यह कहकर उसने बड़ी कमीनगी से अपनी आंख दबाई थी
चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट भी छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शैतानियता उसके चेहरे पर साफ नजर आती थी। मेरी माँ यह सुनकर डर गई, कहने लगी, हमें कोई केस नहीं करवाना इंस्पेक्टर साहब। मैं भी उस वक्त चुप हो गई, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। रात को सोते हुए मैं चिल्लाने लगती, चीखने लगती तो मेरी माँ उठ जाती। मैं बिल्कुल पागल सी होकर रह गई थी। 2 महीने तो मुझे अपना होश ही नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे मैं जिंदगी की तरफ आने लगी थी। जिंदगी क्या थी, मौत से बढ़कर सजा थी, क्योंकि सारे मोहल्ले को पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ। मोहल्ले को क्या, सब लोगों को मालूम था, लेकिन सब खामोश और तमाशा बनाए हुए थे। मुझे स्कूल की नौकरी से भी निकाल दिया गया। मैं मोहल्ले से गुजरती तो औरतें और मर्द मुझे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगते थे। मुझे नफरत और हीन भाव से देखने लगते, जैसे कि मेरा ही कसूर हो। हालांकि मैं बेकसूर थी। मैं यह जानती थी अब कोई भी आदमी मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएगा, क्योंकि पूरा मोहल्ला मेरे बारे में जान चुका था। मेरी माँ कहने लगी, हम यह घर और तुम्हारे पापा की दुकान बेचकर दूसरे शहर चले जाते हैं। मैंने कहा, मैं यह जगह छोड़कर क्यों जाऊँ? क्या मेरा कोई दोस्त था? मेरी माँ रोने लगी, कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ औरत को ही दोषी ठहराया जाता है। उन लड़कों का तो कोई इच्छा नहीं करेगा, लेकिन हम हर दिन बेमौत मारे जाएंगे। हो सकता है कि शहर बदले तो तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता भी हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए। मैंने कहा, और अगर शादी के बाद मेरे पति को इस बात की जानकारी होगी तो क्या होगा? आपने यह सोचा है? यह सुनकर मेरी माँ फिर से रोने लगी, कहने लगी, तुम्हारे दोनों छोटे भाई भी मोहल्ले में जाने से घबराने लगे हैं। लोग उनसे अजीब अजीब सवाल करते हैं। मैं समझ सकती थी इस समय मैं किस तकलीफ में थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं था। लेकिन मेरे अंदर उन लड़कों के लिए बदले की आग भड़क उठी थी। मैं अपने साथ किए गए जुल्म को भुला नहीं सकती थी। मैंने पापा की दुकान बेच दी, जिसका किराया हमें आता था, और घर की गुजर बसर में कुछ आसानी हो जाती थी। कुछ मेरी माँ सिलाई कर लेती थी। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे और कुछ उन दुकानों को बेचकर मैंने अपनी माँ को पैसे दिया और ख़ुद पुलिस ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग के बीच जब भी कोई मुश्किल टास्क होता तो मैं यह ख्याल करती कि मेरे सामने वह 4 लड़के हैं और मेरे निशान कभी भी चुकता नहीं था। मैंने अपने आप को पत्थर का कर लिया था। मेरे शरीर पर अब किसी भी तरह की तकलीफ असर नहीं करती थी। ट्रेनिंग के बाद जब मैं ड्यूटी ज्वाइन की तो मैं एक अच्छी पोस्ट पर थी। 2 साल की मेहनत के बाद मैंने अपना एक अलग नाम बना लिया था। कोई भी केस जब मेरे हाथ में आता तो मैं उसे पूरा किए बगैर चैन नहीं लेती थी। मेरे अफसर मुझसे बहुत खुश थे। एक बार मुझे एक रेप केस के लिए भेजा गया। कॉलेज की लड़की के साथ 3 लड़कों ने जुल्म किया था। मैं फौरन से अस्पताल में उस लड़की के पास पहुंच गई। उसके हालात देखकर मुझे अपना बीता हुआ कल याद आने लगा था। वह बेतहाशा रो रही थी। उसकी माँ, उसका बाप बेबस आंसू बहा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर उसे वैसे ही डरा धमका रहा था जैसे कि कभी मुझे डराया गया था। वह कह रहा था कि उन लड़कों के हाथ बहुत ऊंचे हैं, इसलिए अगर उन पर केस करना है तो अच्छी तरह सोच समझ लें, क्योंकि अब तक कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सका है। उन लड़कों के खिलाफ इंस्पेक्टर के पास आकर मैं खड़ी हो गई। मैंने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। उसने पलटकर मुझे देखा तो उसने मुझे सैल्यूट मारा, क्योंकि वह मुझसे जूनियर था। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा गया है कि तुम इनको डराओ और परेशान करो, ताकि मुजरिम सरेआम दंदनाते फिरे और मजलूम की पुकार सुनने वाला कोई ना हो। वह कहने लगा, मैडम जी, आपको नहीं पता, उन लड़कों की सियासत में बहुत पहुंच है। मैंने कहा, तो मुझे कानून मत सिखाओ, समझे, FIR लिखो। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें पूरा इंसाफ दिलाऊंगी, लेकिन तुम मुझे उन लड़कों का हुलिया बताओ, मुझे बताओ कि वह कौन है। उस लड़की ने डरते डरते सारी बात बता दी। उसके माँ बाप बार बार यही कहते रहे, हमें कोई केस नहीं करवाना, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली दी कि आपको आपकी बेटी के साथ की गई जाति का पूरा इंसाफ मिलेगा। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वही 3 लड़के थे जिन्होंने कुछ साल पहले मेरे साथ जुल्म किया था। उस समय यह 20-22 साल के लड़के थे, लेकिन अब इस बात को 7 साल बीत चुके थे और उन लड़कों को देखकर मेरी रगों में खून फिर से जोश में आने लगा था। मैंने उन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से
एक का बाप बहुत बड़ा वकील था, दूसरे का बाप बड़ा बिजनेसमैन था और तीसरे का बाप सियासत के किसी छोटे मोटे पद पर था। जब मैं उनको गिरेबान से पकड़कर हथकड़ी लगाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगी तो उनके बाप कहने लगे, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा। दूसरा कहने लगा, तुम्हारी नौकरी से छुट्टी करवा दूंगा। और तीसरे के भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे। लेकिन मैंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जाओ जाकर अदालत में बात करो, तुम भी यही हो और मैं भी देखती हूँ कि इस बार किसकी जीत होती है। मेरे दिल से अब डर ख़त्म हो चुका था। मैं कमज़ोर सी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपनी इस कमज़ोरी को मैंने ख़त्म करके ताकत में बदल लिया था। मैं तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी थी। उनके खिलाफ FIR लिखी जा चुकी थी, इसलिए बिना अदालत के धक्के खाए वो लड़के बाहर नहीं जा सकते थे। मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि इनका रिमांड मैं लेना चाहती हूँ। ऑफिसर मेरी बात सुनकर हैरत का शिकार था। कहने लगा, देखो हमें ऊपर से कॉल आ रही है, हम शायद उन्हें ज़्यादा देर तक जेल में बंद नहीं रख सकते। मैंने कहा, हमारी समस्या यही है, हम पुलिस वाले बड़ी मेहनत से भाग दौड़ करके अपनी रातों की नींद हराम करके लोगों को सुख चैन देना चाहते हैं। इंसाफ दिलाना है तो यह ऊपर की कॉल आकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। वह कहने लगे, देखो तुम्हारा काम था इन्हें गिरफ्तार करवाना, वो तुमने कर लिया, बस कल ही उन्हें बड़ी जेल में भेजने के बाद तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म है। मैंने कहा, जी ठीक है। अगले दिन शाम को पुलिस वैन पर उन तीनों मुजरिमों को बिठाया गया और उनके साथ 2 पुलिस वालों को बिठाया गया था। आगे की फ्रंट सीट पर मैं बैठी थी और मेरे साथ एक पुलिस वाला भी था जो पुलिस जीप चला रहा था। जिस जेल में हमें उन्हें शिफ्ट करना था वह यहाँ से काफ़ी दूर थी, लगभग 2 घंटे के सफ़र थी और बीच में एक सुनसान रास्ता भी पड़ता था। ऑफिसर ने कहा, देखो यह भागने ना पाए। मैंने कहा, निश्चिंत रहे, यह लड़के जब तक मेरे अंदर में हैं सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यह भाग सके। मेरे अफसर ने मुझे वेल डन अंगूठा दिखाते हुए कहा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं उस जीप की फ्रंट सीट पर बैठ गई। रास्ता जब सुनसान सड़क पर शुरू हुआ तो अंधेरा शुरू हो चुका था। मैं जानती थी कि कुछ दूर जाते ही उनके बचाने के लिए उनके बाप ने किसी न किसी को भेजा होगा जो अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और हमें मार डालेंगे। इससे पहले कि वह अपनी चाल चलते, मैंने अपने साथ बैठे पुलिस वालों से कहा कि यह गाड़ी रोक दो। वो मुझे देखकर हैरान हुए, कहने लगे, क्यों मैडम जी? मैंने कहा कि तुम्हें कहाँ है ना। गाड़ी नहीं रोकी तो उसने गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी और पिछले दरवाजे का ताला खोल दिया। दोनों पुलिस वाले मुझे देखने लगे। बोले, मैडम जी आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी करवा दी? मैंने उनसे कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। फिर मैंने कहा, इन लड़कों की हथकड़ियाँ खोल दो। तो यह सुनकर वह पुलिस वाले हथकड़ियाँ खोलने लगे। वह तीनों लड़के बड़े ही खुश नजर आ रहे थे क्योंकि वह सोच रहे थे कि उनके बाप ने उनके लिए कॉल करवाई है। वह सोचने लगे कि अब वह यहाँ से फरार हो जाएंगे। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरे, मैंने कहा, भागो, जितना भाग सकते हो भागो। अगर तुम लोग मेरी गोली से बच सके तो तुम जिंदा बच जाओगे, वरना तुम एनकाउंटर में मारे जाओगे। यह सुनकर उन लड़कों की रंगत उड़ गई थी। वो मुझे देखने लगे। मैंने कहा, इतने गौर से मुझे मत देखो, यह ना हो कि तुम लोग मुझे पहचान जाओ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों को अपनी पहचान कराऊं, लेकिन बदला तो बदला होता है। एक बार तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसी गलती की थी जिसमें मेरा कोई दोस्त नहीं था। वह कहने लगे, क्या मतलब? हम समझे नहीं। फिर मैंने उन्हें उस अपार्टमेंट का नाम बताया और कहा कि लिफ्ट याद है ना। तो वह यह सुनकर उन तीनों की रंगत बदल गई थी। फिर मैंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा, भागो। यह भागने लगी। अभी वह कुछ ही दूर भागे थे कि मैंने तीनों को गोलियों से भून कर राख कर दिया और एक गोली अपने बाजू पर मार ली थी। यह देखकर वह तीनों पुलिस वाले हैरान हो गए। कहने लगे, मैडम जी यह आपने क्या गजब कर दिया? मैंने कहा, कुछ नहीं किया। हम कहेंगे कि इन्होंने गाड़ी रुकवाई थी और भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास पहले से हथियार मौजूद था जो कि उनके बाप ने उन्हें भिजवाया था। हम कह देंगे कि इन्होंने भागने की कोशिश की और मेरे ऊपर भी गोली चलाई या एनकाउंटर में मारे गए। मेरी बात सुनकर वह तीनों पुलिस वाले मुस्कुराने लगे। फिर यही खबर अखबार में छपी थी। उनके बाप समझ गए थे, लेकिन मुझ तक कोई नहीं पहुंच पाया था। लेकिन मुझे अभी चौथे लड़के की तलाश थी जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं चाहती थी कि मैं उससे भी बदला लूं। उस लड़के के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू की तो मालूम हो वह लड़का भी एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, लेकिन एक टांग से अपाहिज हो गया है। यह सुनकर मुझे सुकून मिला कि उससे तो बदला मेरा भगवान ले चुका है। एक बार मैं एक मंदिर के सामने पर ड्यूटी निभाने गई
तो मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो अपनी व्हील चेयर पर बैठा गरीब लोगों को कुछ बांट रहा था। कुछ ही देर बाद वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा और दुआ कर रहा था कि मैंने एक लड़की के साथ बहुत ही जुल्म किया था। मैंने पहले कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं गुस्से में आ गया था और मेरे तीनों दोस्तों ने मुझे भड़का दिया और उनके भड़काने पर मैंने उस लड़की से अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसके कुछ दिन बाद मैं एक हादसे में अपाहिज हो गया। मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढा था कि उससे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि वह किस तकलीफ से गुजरी होगी और पिछले 7 सालों से मैं रो रो कर माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन इस हादसे ने मेरा सुख चैन बर्बाद करके रख दिया है। मैं रात को सो नहीं सकता। उस लड़की के आंसू और उसका रोता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देने लगता है। उसकी बेबस आंखों ने मेरा चैन, मेरी नींद, मेरा जीना हराम कर दिया है। काश वो मुझे माफ़ कर दे तो मेरे लिए मरना आसान हो जाएगा। मैं पीछे खड़ी उस लड़की की बातें सुन रही थी और मेरे दिल को सुकून आ चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। उस आदमी की यही सज़ा होनी चाहिए थी कि यह पल पल मरता रहे। मुझे उस आदमी के हालात पर ज़रा भी तरस नहीं आया था, क्योंकि उस समय लिफ्ट में इस आदमी को भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया था। भगवान सब कुछ देखता है और वह हमारे ऊपर किए गए जुल्म का अच्छा बदला लेता है, जो उसने उस लड़के से ले लिया था। मेरी ज़िंदगी में वरुण नाम का एक शख्स आया जो बेहद नेक दिल है। मेरी सारी हकीकत को जानने के बाद भी उसने मेरा हाथ थामा, मुझे दुल्हन बनाकर मेरी ज़िंदगी को पूरा कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।